गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का पिनाकल पब्लिकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं सुरेश धर दुबे पुनः आप लोगों के समक्ष एसएससी सामान्य अध्ययन के अंतर्गत ज्योग्राफी सेशन को लेकर के उपस्थित हूं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनरल स्टडीज के तैयारी हेतु दो माध्यम में पुस्तक यहाँ पर उपलब्ध है। एक जो यहाँ पर बुक है ये इंग्लिश मीडियम में है और एक हिंदी मीडियम में है। यहाँ पर 6500 प्लस क्वेश्चन का कलेक्शन है जिसको चैप्टर वाइज क्रम में अरेंज किया गया है। तो आप अपनी भाषा के सुविधा के अनुसार यहां से बुक का चयन करें और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हम लोग इससे पूर्व ज्योग्राफी के अंतर्गत कई टॉपिक का डिस्कशन कर चुके हैं और वर्तमान में जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है क्लाइमेट, और क्लाइमेट के कुछ प्रश्नों की चर्चा हम लोग कर भी चुके हैं। अब देखते हैं शेष प्रश्न यहाँ पर किस प्रकार के पूछे गए हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि सेशन है ज्योग्राफी का और जो टॉपिक चल रहा है ये टॉपिक है क्लाइमेट का। और क्लाइमेट का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आज डिस्कशन हम लोगों को प्रारंभ करना है, क्या लिखा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मेन रीजन फॉर एक्सेसिव कोल्ड इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर सीजन एंड आइडेंटिफाई विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठंड के मौसम में उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड के मुख्य कारणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और पहचाने कि कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन क्या यहां पर है, फर्स्ट है स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान बीइंग फार अवे फ्रॉम द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी एक्सपीरियंस कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। इसका मीनिंग क्या है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करती हैं। तो क्या यह स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं? तो जैसा आप लोगों को स्पष्ट होगा इसके अनुसार देखिए, ठंड के मौसम में उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड के मुख्य कारणों के संबंध पर विचार करें तो इसके संदर्भ में ये पहला जो स्टेटमेंट है ये सही है। सेकंड क्या लिखा गया है, द स्नोफॉल इन नियर बाई हिमालयन रेंज क्रिएट्स अ कोल्ड वेव सिचुएशन। निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्या यह स्टेटमेंट सही है या गलत? तो यह भी स्टेटमेंट सही है। और थर्ड स्टेटमेंट यहां पर क्या है, अराउंड फरवरी द कोल्ड विंड्स कमिंग फ्रॉम द कैस्पियन सी, क्या कैस्पियन सी एंड तुर्कमेनिस्तान ब्रिंग अ कोल्ड वेव along with frost and fog over the northwestern part of India। अर्थात फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान से आने वाली ठंडी पवनें भारत के उत्तर पश्चिम भागों में पाला और कोहरे के साथ शीतलहर लाती हैं। यह भी स्टेटमेंट इस पर्टिकुलर टर्म और कंडीशन को फुलफिल करता है, अर्थात यह भी क्या होगा, करेक्ट है। तो इन तीन ऑप्शन के आधार पर अगर हम अपने आंसर का चयन करें तो यहां पर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन है 1 एंड 2। ऐसा तो है नहीं, यहां पर तीनों सही हैं तो अर्थात 1, 2 एंड 3। यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, लो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड हाई एनुअल रेनफॉल आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ। तापमान की कम वार्षिक सीमा और उच्च वार्षिक वर्षा, ये ध्यान रखिएगा, कम वार्षिक सीमा और उच्च वार्षिक की विशेषता क्या है। यहां पर है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, भूमध्य सागरीय जलवायु। क्वेश्चन पहले ध्यान से समझिएगा, तापमान की कम वार्षिक सीमा है और उच्च वार्षिक वर्षा है। टेम्परेचर कम है लेकिन वर्षा अधिक है। किसको इंडिकेट करता है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट को, कम शीतोष्ण क्लाइमेट को। फिर लिखा है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु को, फिर लिख रहा है ठंडी जलवायु को। तो यहां पर एक ही आंसर सही होगा और ये क्या हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु को। क्यों? क्योंकि यहां का जो तापमान की कम वार्षिक सीमा, इसका तात्पर्य क्या समझ रहे हैं, अगर ये टर्म आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर आंसर नहीं दे पाएंगे। इसका तात्पर्य ये नहीं है, यहां पे लिखा है एनुअल, लो एनुअल रेंज टेम्परेचर। इसका मीनिंग ये है कि सपोज दैट समर सीजन का जो टेम्परेचर है, ध्यान रखिएगा, समर सीजन का जो टेम्परेचर है यह अगर 35 डिग्री सेंटीग्रेड है तो विंटर सीजन का जो यहां पर टेम्परेचर है यह मान के चलते हैं 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहां पर जो टेम्परेचर का वेरिएशन है, एनुअल रेंज क्या है, रेंज, यहां पर रेंज की बात कर रहा है।
रेंज यहां पर क्या है, लो है, लो एनुअल रेंज है, अर्थात टेम्परेचर का वेरिएशन काफी कम हो रहा है। तो ऐसा कब पॉसिबल होता है कि टेम्परेचर का वेरिएशन काफी कम हो? ये तभी होता है जब यह बेल्ट इक्वेटोरियल बेल्ट हो। कैसी बेल्ट हो? इक्वेटोरियल बेल्ट हो, क्योंकि इक्वेटर के टेम्परेचर में ग्रीष्म और समर या विंटर का ऐसा कोई विशेष टेम्परेचर का अंतर नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ का टेम्परेचर जो रेंज है एनुअल, यह लगभग कांस्टेंट होता है, लेकिन वर्षा बहुत ज्यादा होती है। तो इसी बेल्ट को हम लोग क्या कहते हैं, उसका नाम है ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, अर्थात उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। ना कि कोल्ड है, ना कि टेम्परेट है और ना कि मेडिटेरेनियन है। तो ऑप्शन यहां पर कौन सा करेक्ट है? आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या है, पोलर स्टर्लीज आर व्हिच काइंड ऑफ विंड, ध्रुवीय पूर्वी पौने किस प्रकार की पौने हैं? तो जैसा आप यहां पे ऑप्शन देख रहे हैं, सीजनल, क्या ये सीजनल विंड है? नहीं, सीजनल विंड तो है नहीं, ये परमानेंट विंड है। कैसी है? ये परमानेंट विंड है, ध्यान रखिएगा, कैसी है? परमानेंट है। परमानेंट का तात्पर्य है अस्थाई पौने है। कैसी पौने है? अस्थाई पौने है। फिर लिखा है परमानेंट विंड है। कैसी है? परमानेंट विंड है, अस्थाई पौने। सी स्टॉर्म है? नहीं, सी स्टॉर्म नहीं है। स्थानीय है? नहीं, स्थानीय में हम लोग क्या देखे थे, जैसे लू है, नार्वेस्टर है, काल बैसाखी, फिर चेरी ब्लॉसम, मैंग्रोव शावर, तो ये सब कैसे हैं? लोकल विंड हैं। लेकिन अगर हम स्टर्लीज विंड की बात करें, ट्रेड विंड की बात करें, वेस्टर्लीज विंड की बात करें या पोलर विंड की बात करें, तो ये सब किस प्रकार की हैं? ये सब परमानेंट विंड हैं। कैसी हैं? परमानेंट विंड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन जो लिखा गया है, एल निनो डेवलप्स इन व्हिच ऑफ द ओशंस, अल निनो इनमें से किस महासागर में विकसित होता है? ऑप्शन है आर्कटिक, हिंद, अटलांटिक और प्रशांत। तो जैसा आप लोगों को हमने पहले ही क्लियर कर दिया है कि इसका रिलेशन किससे है? प्रशांत महासागर का, वो भी सदर्न पैसिफिक ओशन से। किससे है? सदर्न पैसिफिक ओशन से। तो ऑप्शन में जो राइट आंसर है वो कौन सा है? यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप देखें, लिखा गया है अराउंड द टाइम ऑफ इट्स अराइवल द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीज सडनली एंड कंटिन्यू constantly for several days. This is known as the of monsoon and can be distinguished from the pre-monsoon shower. मीनिंग क्या है इसका? इसके आगमन के समय सामान्य वर्षा अचानक बढ़ जाती है। क्या होती है? सामान्य वर्षा अचानक बढ़ जाती है, ठीक, और लगातार कई दिनों तक जारी रहती है। कंटिन्यू कई दिनों तक वर्षा होती रहती है। इसे मानसून के रूप में जाना जाता है। उसका क्या नाम है? और प्री मानसून वर्षा की घटना से अलग किया जाता है। होता क्या है कि सपोज दैट यहां पर है भारत है, और भारत का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और प्रेशर काफी कम है। ऐसे में यहां पर कुछ लोकल विंड चलती हैं, जिसमें हम लोग काल बैसाखी, नार्वेस्टर, लू, ये सब नाम देखे हैं। लेकिन जब दक्षिण पश्चिम मानसून ऐसे आता है और भारत के तट से टकराता है यहां पर वर्षा बहुत तीव्रता से और लंबे समय तक होती है। जो लिखा है ना, सामान्य वर्षा अचानक बढ़ जाती है और कई दिनों तक चलती रहती है। और ये जो होता है इसी को इंडिकेट करते क्या है? प्री मानसून। क्या? प्री मानसून वर्षा की घटना से अलग किया जाता है, क्योंकि इससे पूर्व जो यहां पर वर्षा होती थी, जिसको हम लोग आम्र वर्षा कहते हैं, चेरी ब्लॉसम कहते हैं, वो प्री मानसून रेन है, उससे सेपरेट इसको किया जाता है। तो यह घटना, यह जो कंडीशन है, इसको क्या नाम दिया जाता है? ऑप्शन क्या यहां पर है? ओपनिंग, ओपनिंग नहीं कहते हैं। फिर लिखा है ब्रस्ट अर्थात प्रस्फोट, ये करेक्ट है। इसका तात्पर्य है कि मानसून भारतीय कोस्ट से टकरा गया। क्या हुआ? मानसून जो दक्षिण पश्चिम मानसून है अर्थात साउथ वेस्ट जो मानसून है, यह भारतीय कोस्ट से टकरा गया। उसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रस्फुट कहते हैं या ब्रस्ट कहते हैं। और इसका परिणाम होता है कि वर्षा लंबे समय तक और काफी तीव्र गति से होती है। शेष यहां पर जो लिखा है थ्रस्ट, ऐसा भी नहीं है। लौटता मानसून, ऐसा भी नहीं। तो ऑप्शन क्या सही है? बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कोड्स सिग्निफाई द कोल्ड क्लाइमेट विथ ड्राई विंटर अकॉर्डिंग टू कोपेन। मीनिंग क्या है इसका? कोपेन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कोड, यहां पर ध्यान रखिए, कोड मतलब होता है लेटर। हमने इससे पूर्व के एपिसोड में डिस्कशन किया था कि हर प्रकार के क्लाइमेट का एक पर्टिकुलर कोड होता है।
कोल्ड, शुष्क सर्दियों के साथ ठंडी, क्या कह रहा है, ड्राई विंटर है। पहला लेटर क्या है, ड्राई विंटर है, ध्यान रखिएगा, ठंडी जलवायु को व्यक्त करता है। क्लाइमेट कैसा है, कोल्ड है, और सीजन कैसा है, ड्राई विंटर है। तो कोल्ड को डिनोट करने का जो सिंबल है या तो सी होगा या तो डी होगा। वैसे डी ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, लेकिन यहां पर विंटर ड्राई है, इसको सिंबलाइज किससे करते हैं, तो डब्ल्यू से करते हैं। किससे करते हैं, डब्ल्यू से करते हैं। इसका तात्पर्य है कि ऑप्शन में डब्ल्यू होना चाहिए, और यहां पर ऑप्शन क्या है, ई एफ, ऐसा तो है नहीं। फिर लिखा क्या, टी एफ, ये भी नहीं है। फिर लिखा है ई टी, ये भी नहीं है। होगा क्या, टी डब्ल्यू। टी का तात्पर्य है कि टेम्परेचर जो है एक ऐसा टेम्परेट टाइप का है, अर्थात यहां पर कोल्ड है। और यह डब्ल्यू का तात्पर्य क्या होता है, विंटर ड्राई है। क्या है, विंटर ड्राई है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्परेट मरीन क्लाइमेट विथ सब्सटेंशियल रेनफॉल इन ऑल सीजन। मीनिंग क्या है इसका, निम्नलिखित में से कौन सी एक समशीतोष्ण समुद्री जलवायु है। समशीतोष्ण, ध्यान रखिएगा, टेम्परेट मरीन क्लाइमेट की बात कर रहा है, जिसमें सभी मौसमों में पर्याप्त वर्षा होती है, वर्षा पूरे वर्ष भर होती है। तो यहां पर भी एक लेटर आपको इस्तेमाल करना होता है। डब्ल्यू का तात्पर्य जो है, हमने कहा कि इसका तात्पर्य होता है विंटर ड्राई। क्या होता है, विंटर ड्राई, विंटर ड्राई होता है। फिर है यहां पर यस का तात्पर्य होता है समर ड्राई। क्या होता है, समर ड्राई। फिर होता है यहां पर यफ, यफ का तात्पर्य होता है ऑल, पूरे कंप्लीट साल भर वर्षा होती है, ठीक, ऑल टाइम। तो यहां पर होता है ऑल टाइम रेन होती है, ऑल टाइम रेन। और एक होता है यम, यम का तात्पर्य होता है, स्मॉल यम है, इसका तात्पर्य होता है मानसून। क्या होता है, मानसून। तो यहां पर आपको स्पष्ट होगा कि कह रहा है, ध्यान रखिए, यहां पे लिखा है ऑल सीजन। क्या लिखा है, ऑल सीजन। वर्षा जो होगी, रेन होगी, ऑल सीजन में होगी। एक लीटर तो कंपलसरी आना तय है, और वो लेटर होगा यफ। क्या होगा, यफ। यफ जिस भी विकल्प में होगा वही सही होगा, ये पहली कंडीशन है। तो यफ देखिए कहां कहां पर है, केवल इस ऑप्शन में यफ लिखा गया है, अर्थात एक करेक्ट ऑप्शन है। साथ में आप देखिए, समशीतोष्ण मतलब होता है टेम्परेट। हमने पहले ही कहा ए लेटर का तात्पर्य होता है कि ट्रॉपिकल बेल्ट होता है, सी का तात्पर्य होता है टेम्परेट बेल्ट होता है, और जो डी होता है यह टेम्परेट में भी थोड़ा कोल्ड होता है, ठीक। तो यहां पर जो टेम्परेट बेल्ट है उसको डिनोट करता है सी, और ऑल सीजन जो रेन होती है उसको डिनोट करता है यफ। क्या डिनोट करता है, यफ। इस प्रकार इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी, सी एफ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट इज फाउंड लार्जली इन द कॉन्टिनेंटल रीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बिटवीन नॉर्थर्न लैटिट्यूड इन यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। इसका मीनिंग क्या है, ठंडी बर्फीली वन जलवायु मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में, महाद्वीपीय क्षेत्र में, यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका में उत्तरी अक्षांशों के बीच पाई जाती है। अर्थात ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, यह क्लाइमेटिक कंडीशन किस लैटिट्यूड के मध्य में स्थित है, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। और ऑप्शन क्या यहां पर है, पहला ऑप्शन है 40 डिग्री टू 70 डिग्री लैटिट्यूड, नेक्स्ट है 30 डिग्री टू 50 डिग्री लैटिट्यूड, नेक्स्ट है 80 डिग्री टू 110 डिग्री। तो लैटिट्यूड 90 डिग्री से अधिक होता ही नहीं है, 90 डिग्री से अधिक होता नहीं, ये तो वैसे ही गलत हो गया। अब 15 से 20 इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि यह हाई टेम्परेचर को डिनोट करता है। किस टेम्परेचर को डिनोट करता है, हाई टेम्परेचर को, क्योंकि इक्वेटोरियल बेल्ट हो जाता है। और यहां पर लेकिन आपको ध्यान रखना, ठंडी बर्फीली, ध्यान रखिएगा कैसा है, ठंडी है और विशेष तौर पर बर्फीली वन जलवायु है। तो आप स्पष्ट हो गए होंगे कि यदि कोल्ड है और यहां पर हिम है, बर्फ है, तो ऐसे क्लाइमेट को क्या इसका जो बेल्ट है यह 30 डिग्री से 50 डिग्री पर होगा क्या, नहीं, ये ज्यादातर बेल्ट जो होंगे 40 से 70 डिग्री को डिनोट करेंगे। कहां को,
40 से 70 डिग्री को, अर्थात अगर ग्लोब इस प्रकार से हमारा है तो आप इक्वेटर से जितना दूर जाएंगे, यहाँ का टेम्परेचर उतना कम होगा। बेसिकली 40 डिग्री से 70 डिग्री का जो रेंज है, उस रेंज में ये पर्टिकुलर जो यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए, जैसे यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के भाग यहाँ पर स्थित हैं। और यहाँ पर देखें तो ठंडी बर्फीली वन की जलवायु भी व्यवस्थित है, मतलब यहाँ पर उपस्थित है। तो इस आधार पर इस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 40 डिग्री टू 70 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैव लॉन्ग कोल्ड विंटर्स एंड हाई विंड्स एंड एवरेज टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग फॉर 6 to 10 मंथ्स ऑफ द ईयर। यहां पर एक कंडीशन है जो स्पष्ट आपको करेगी आंसर के लिए। यहां पर जो फ्रीजिंग है ये 6 to 10 मंथ है प्रत्येक ईयर में, ठीक। अर्थात यहां पर लिखा क्या गया है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल के 6 से 10 महीने के लिए तेज पवन के साथ लंबी ठंडी सर्दियां होती हैं और औसत तापमान हिमांक से नीचे रहता है। ऑप्शन क्या यहां पर लिखा गया है, भूमध्य अर्थात इक्वेटोरियल बेल्ट, मेडिटेरेनियन। यहां पर तो भूमध्य, यहां पर देखो ये पूरा इसको लिखना चाहिए था, मेडिटेरेनियन का तात्पर्य भूमध्य सागरीय क्षेत्र लिखना चाहिए था, ठीक है ना। ऑप्शन मतलब चूंकि ठीक है जैसा लिखा है दैट्स ओके, लेकिन यहां पर होना चाहिए मेडिटेरेनियन रीजन का तात्पर्य भूमध्य सागरीय क्षेत्र होता है, नहीं तो आप कहेंगे भूमध्य रेखा, इक्वेटोरियल बेल्ट। यहां पर भूमध्य सागर की बात कर रहा है, तो यहां का भी टेम्परेचर उतना कम नहीं होता जितना होना चाहिए, क्योंकि ये जो रेंज है ये 30 से 45 डिग्री को इंडिकेट करता है। दूसरा है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, यहाँ का भी अगर लैटिट्यूड बात करें तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा आपको मिलता है 40-45 के आसपास, तो वहां पर भी उतना टेम्परेचर कम नहीं होता जितना होना चाहिए। फिर है टुंड्रा, तो टुंड्रा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे लिखना औसत तापमान हिमांक से नीचे रहता है, तो हिमांक से नीचे टेम्परेचर कहाँ मिलेगा, यही तो मिलेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि जो हमारा ट्रॉपिकल बेल्ट है वहां पर मिलेगा, ट्रॉपिकल बेल्ट का टेम्परेचर तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है, ऐसा तो ऑप्शन हो नहीं सकता। तो इसलिए आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर क्या, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनलैंड सी। यहाँ पर वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनलैंड सी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, इनलैंड सी। अब इनलैंड सी का तात्पर्य ही होता है एक प्रकार से जैसे झील होती है, क्या होती है, झील होती है। यहां पर लिखा है निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय समुद्र है। यहां पर ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है अजोय सी, लाल सागर, मेडिटेरेनियन सी और कैस्पियन सी। तो सबसे बड़ा जो इनलैंड सी है उसका जो आंसर है ये कैस्पियन सी। क्या है, कैस्पियन सी सबसे बड़ा है। लेकिन अगर अजोय सी की बात करें तो यह सबसे छिछला है, क्या है, सबसे छिछला है, अर्थात इसकी गहराई काफी कम है, ठीक है ना, इसकी गहराई काफी कम है। इस प्रकार इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट है। मीनिंग इसका क्या है, कैस्पियन सी मैक्सिमम क्या है, लार्जेस्ट है इनलैंड सी के रेंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म करेंट। का मीनिंग क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म धारा है। ऑप्शन क्या है, लेब्राडोर है, फॉकलैंड है, कनारी है, गल्फ ऑफ स्ट्रीम है। तो यहां पर भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि अब प्रत्येक जलधारा का नाम लिखना उतना भी यहां पर उचित नहीं है, लेकिन यहां पर संक्षेप में आपको हम बस इतना इंडिकेट करते हैं कि सपोज दैट अगर यह हमारा ग्लोब है और यह इक्वेटर है, तो इक्वेटर से जो भी करंट पोल की तरफ जाएगी, जो भी करंट इक्वेटर से पोल की तरफ जाएगी, ये नेचर में कैसी होगी, यह वार्म होगी। कैसी होगी, वार्म होगी। लेकिन जो करंट इक्वेटर से पोल से इक्वेटर की तरफ आएगी, एक किस प्रकार की होगी, एक कोल्ड होगी। कैसी होगी, तो कोल्ड होगी। चाहे यह नॉर्थ हेमिस्फीयर हो चाहे साउथ हेमिस्फीयर, बोथ हेमिस्फीयर की सेम कंडीशन है। जो करंट इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करती है, ये नेचर में कैसी होगी, वार्म होगी। लेकिन जो करंट पोल से इक्वेटर की तरफ मूव करती है, ये नेचर में कैसी होगी, तो कोल्ड होगी। ऑप्शन क्या लिखा है, लेब्राडोर। लेब्राडोर का जो डायरेक्शन है यह पोल से इक्वेटर की तरफ है, तो पोल से अगर इक्वेटर की तरफ है
तो यह नेचर में कैसी होगी, यह कोल्ड होगी। कैसी होगी, कोल्ड होगी। फॉकलैंड, फॉकलैंड की करंट कैसी है, यह भी आप देखेंगे यह साउथ हेमिस्फीयर की करंट है और इसका भी डायरेक्शन आप देखेंगे पोल से इक्वेटर की तरफ मिलता है। तो यह भी नेचर में कैसी है, यह भी कोल्ड है। कैसी है, कोल्ड है। कनारी आप देखेंगे तो कनारी भी पोल से इक्वेटर की तरफ ही मूव करती है, तो ये भी नेचर में कैसी है, कोल्ड है। लेकिन गल्फ ऑफ स्ट्रीम अगर आप देखें तो गल्फ ऑफ स्ट्रीम का जो मूव है यह इक्वेटर से पोल की तरफ चलती है और यह नेचर में कैसी होती है, यह वार्म होती है। कैसी होती है, वार्म होती है। तो यहां पर लिखा है गर्म धारा है, तो कौन सी है, गल्फ ऑफ स्ट्रीम। गल्फ ऑफ स्ट्रीम का जो संबंध है यह मैक्सिको की खाड़ी से है। किससे है, मैक्सिको की खाड़ी से है, अर्थात अटलांटिक ओशन से। किससे है, अटलांटिक ओशन से है। इसी प्रकार यहां पर कनारी जो धारा है यह भी कनारी की एक खाड़ी है उससे संबंध रखता है और यह भी अटलांटिक ओशन में है। कहां पर, अटलांटिक ओशन में है। फॉकलैंड ये भी अटलांटिक ओशन में है लेकिन सदर्न अटलांटिक ओशन है। लेब्राडोर ये भी अटलांटिक ओशन में है लेकिन नॉर्थ अटलांटिक ओशन से यह क्या करती है, अपना संबंध रखती है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी, गल्फ ऑफ स्ट्रीम क्या है, एक प्रकार की वार्म करंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन नियरली नवंबर द लो प्रेशर कंडीशन शिफ्ट ओवर द बे ऑफ बंगाल, दिस ट्रांसफर इज रिलेटेड टू साइक्लोनिक लो प्रेशर विच ओरिजिनेटेड ओवर। मीनिंग क्या है इसका, नवंबर की शुरुआत में निम्न दबाव वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित है जो कि यहां पर आपको बताना है, स्पष्ट रखिएगा। यहां पर लिख रहा है निम्न दबाव वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। अर्थात इसका जो मीनिंग है ये है कि जो इंडियन पेनिनसुला है, इंडियन पेनिनसुला पे लो प्रेशर का बेल्ट है और हाई टेम्परेचर का यहां पर बेल्ट है और इसके ही परिणाम स्वरूप जो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून है, सदर्न वेस्ट मानसून है, ये भारत पर आता है, इंपैक्ट डालता है। तो इसका संबंध किससे किससे है, ऑप्शन क्या क्या लिखा है यहाँ पर, अंडमान सागर, जापान सागर, कैस्पियन सागर, प्रशांत सागर। तो क्या प्रशांत सागर का यहाँ कोई संबंध है क्या, प्रशांत सागर तो बहुत दूर है, इसका कोई यहाँ पर रिलेशन नहीं है। कैस्पियन का भी कोई रिलेशन नहीं है, जापान का भी कोई रिलेशन नहीं, तो रिलेशन किसका आएगा, अंडमान सी का आता है। किसका आता, अंडमान सी का। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा गया है, मेनू राइट्स अबाउट अ सी which is so salty that is very difficult to drown in it, which sea is it। इसका मीनिंग क्या है, मनु ने एक ऐसे, मनु स्मृति है और इसके बारे में भी बहुत से लोग पढ़ते हैं, ऐसे समुद्र के बारे में लिखा है जो इतना खारा है कि उसमें डूबना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो भी जल अत्यधिक साल्ट युक्त होगा अर्थात अत्यधिक खारा होगा तो उसकी डेंसिटी भी उस अनुसार बढ़ जाती है और जब डेंसिटी उसकी इंक्रीज करती है तो उसमें अगर आप जाएंगे भी तो आप उतने आसानी से उसमें डूबेंगे नहीं। जैसे हमारा जो फ्रेश वाटर होता है, जैसे नदी का जल, उसकी डेंसिटी कम होती है तो उसमें जाएंगे आपके डूबने की संभावना ज्यादा होती है। लेकिन जो सागर का वाटर होता है ये थोड़ा साल्टी होता है, खारा होता है, अर्थात उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए उसमें सहजता से हम डूबते नहीं है। इसलिए सागर में कम लोग डूबते हैं, नदी में ज्यादा डूबते हैं। यहां पर बता रहा है इस समुद्र का नाम बताएं, तो हमको ऐसे सी का यहां पर सिलेक्शन करना है जो नेचर में ज्यादा कैसा हो, साल्टी हो। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है अरब सी, नेक्स्ट ऑप्शन है डेड सी, थर्ड ऑप्शन है ग्रीन सी, फोर्थ ऑप्शन है रेड सी। तो यहां पर जो सबसे सुटेबल यहां पर आंसर है वह है अरब सी नहीं बल्कि डेड सी है। क्या है, डेड सी। डेड सी है, यह सबसे ज्यादा साल्ट है। यहां पर अगर साल्ट की बात करें तो नॉर्मल सी का जो साल्ट होता है जो लगभग 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम में होता है, उसके एवज में जो डेड सी है इसका जो साल्ट है लगभग 10 टाइम्स है। कितना है, 10 टाइम्स अधिक होता है। तो इसलिए इस सी में डूबना थोड़ा मुश्किल है, आसानी से आप डूबेंगे नहीं क्योंकि डेंसिटी जल की क्या है, अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोन इज जनरली डिफाइंड एज एन एनवायरमेंट
with moderate rainfall throughout the year of part of the year with sporadically dry, mild to hot summer and cool to cold winter। क्षेत्र को आमतौर पर पूरे वर्ष या वर्ष के कुछ हिस्सों में मध्यम वर्षा वाले वातावरण के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें छिटपुट शुष्क हल्के गर्म से ग्रीष्मकालीन और हल्की ठंडी से ठंडी सर्दियां होती हैं। ऑप्शन यहां पर आपके सामने है, क्या क्या है? यहां पर लिखा गया टेम्परेट है, ट्रॉपिकल है, ड्राई है और कॉन्टिनेंटल है। तो ऐसा आपको क्या लगता है यहां पर जो देखने में आपको लग रहा है? पहले आप ध्यान से सुनिए, छिटपुट यहां पर शुष्क है, हल्के गर्म से गर्म ग्रीष्मकाल है, हल्की ठंडी से ठंडी सर्दियां हैं। तो क्या यहां पर देखो गर्मी भी है, ठंडी भी है, तो ऐसा तो कह नहीं सकते कि ये ड्राई है, ऐसा भी नहीं कह सकते कि यह पूरा टेम्परेट है, और ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये कैसा हो गया है, यह ट्रॉपिकल है। तो इसमें ज्यादातर जो बेहतर आंसर है वो कौन सा है? कॉन्टिनेंटल है। कैसा है? कॉन्टिनेंटल होता है, क्योंकि कॉन्टिनेंटल में क्या होता है, आमतौर पर पूरे वर्ष या वर्ष के कुछ हिस्सों में मध्यम वर्षा वाले वातावरण के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें छिटपुट शुष्क हल्के गर्म से गर्म ग्रीष्मकाल और हल्की ठंडी से ठंडी सर्दियां होती हैं। ये सब जो नेचर है एक कॉन्टिनेंटल के हैं। किसके हैं? कॉन्टिनेंटल के हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं हम लोग, विच क्लाइमेट जोन हैज एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ ओवर 64 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मीनिंग क्या है? कन्वर्जन अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड में करें 18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है थ्रू आउट द ईयर एंड मोर देन 59 इंच ऑफ रेनफॉल ईच ईयर। किस जलवायु क्षेत्र का औसत तापमान पूरे वर्ष, अर्थात यहां पर लिखना चाहिए था पूरे वर्ष, यहां पर लिखा है पूरे विश्व में 64 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक होता है, और इस क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष 59 इंच से अधिक वर्षा होती है। तो यहां पर लिखना चाहिए था पूरे वर्ष होना चाहिए था, यहां पर वर्ष होगा पूरे वर्ष। और यहां पर ऑप्शन क्या है? उष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण, शुष्क और महाद्वीपीय। तो जो इस प्रकार का क्लाइमेट है जहां का टेम्परेचर पूरे वर्ष में 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है, उसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल बेल्ट। क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल बेल्ट। क्योंकि टेम्परेट बेल्ट का जो टेम्परेचर है यह 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम भी हो जाता है। लेकिन अगर शुष्क की बात करें तो शुष्क में वर्षा ही नहीं होती है, लेकिन यहां पर बात कर रहा है वर्षा भी होती है, तो इसलिए आंसर यहां पर होगा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट डू द टू आइसलैंड रीजन ऑफ इंडिया, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइसलैंड एक्सपीरियंस। भारत के दो द्वीप क्षेत्रों लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस प्रकार की जलवायु का अनुभव होता है? यहां पर ऑप्शन क्या लिखा गया है? एक ऑप्शन है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, अर्थात आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। सेकंड ऑप्शन है हॉट सेमी एरिड क्लाइमेट। थर्ड ऑप्शन है ट्रॉपिकल वार्म क्लाइमेट। फोर्थ ऑप्शन है सब ट्रॉपिकल हाईलैंड क्लाइमेट। तो यहां पर हाईलैंड तो है नहीं, यहां पर अर्ध शुष्क भी नहीं है। हाँ, यहां पर दो ऑप्शन आपके सामने आता है, एक है आर्द्र उपोष्ण कटिबंध और एक है ट्रॉपिकल वार्म क्लाइमेट। तो आपको क्या लगता है जो हमारा लक्षद्वीप है या अंडमान निकोबार है, यह इक्वेटर के समीप है ना? अगर इक्वेटर के समीप है तो इसका तात्पर्य यह है कि यहां का टेम्परेचर ज्यादा होगा, सब ट्रॉपिकल नहीं होगा। तो ये सब ट्रॉपिकल नहीं है, ये तो स्पष्ट रखिएगा, ये सब ट्रॉपिकल बेल्ट नहीं बल्कि कैसा ट्रॉपिकल बेल्ट है। कैसा है? ट्रॉपिकल बेल्ट है, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर हो जाएगा ट्रॉपिकल बेल्ट है, और यहां का क्लाइमेट कैसा है? वार्म क्लाइमेट है। कैसा है? वार्म क्लाइमेट है। आंसर यहां पर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, और बस एक ही आपसे रिक्वेस्ट बार बार रहती है, आप पुस्तक जो भी आप ले रहे हैं, चाहे हिंदी मीडियम की बुक हो चाहे इंग्लिश मीडियम की बुक हो, बुक के साथ आप वीडियो को यदि आप देख रहे हैं तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इसलिए बुक को आप अवश्य प्रेफर करें। यहां पर जो क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन इज कॉमन एट द इक्वेटोरियल डिप्रेशन इन द कांगो बेसिन, द अमेजन बेसिन एंड द आइसलैंड ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। कांगो बेसिन में भूमध्य रेखीय गर्त, अमेजन बेसिन और दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीपों में आमतौर पर किस प्रकार की वर्षा होती है?
तो देखा जाए ये जो एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे गए हैं, जिसमें कांगो बेसिन है, फिर यहाँ पर लिखा गया अमेजन बेसिन है, या आइसलैंड साउथ ईस्ट एशिया जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, सुमात्रा ये सब जो आते हैं, ये सब जिस बेल्ट में स्थित है उस बेल्ट का नाम है इक्वेटोरियल बेल्ट। कैसा बेल्ट है? इक्वेटोरियल बेल्ट है। तो जब इक्वेटोरियल बेल्ट है तो यहाँ का टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, अर्थात ट्रॉपिकल बेल्ट है। यहाँ पर ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है कन्वेंशनल प्रेसिपिटेशन होता है, दूसरा ऑप्शन है मानसूनी प्रेसिपिटेशन होता है, थर्ड ऑप्शन क्या है? और ओरोग्राफिकल प्रेसिपिटेशन होता है, अर्थात भौगोलिक वर्षा होती है, तीसरा है यहाँ पर फ्रंटल प्रेसिपिटेशन होता है। तो फ्रंटल जो होता है यह ज्यादातर आपको 60 से लेकर के 65 डिग्री के आसपास देखने को मिलता है, जो हमारा उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश है, ये वहां की कंडीशन है। भौगोलिक जैसी कोई वर्षा की कंडीशन होती ही नहीं है, ऐसा कोई टाइप रेन का नहीं होता है। हाँ, मानसूनी होती है जिसका संबंध भारतीय कह सकते हैं पेनिनसुला से है, अर्थात 10 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री के मध्य जो वर्षा होती है किसी कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट में, वहां पर मानसूनी होती है। लेकिन ये जो बात कर रहा है ये इक्वेटोरियल बेल्ट की बात कर रहा है। तो इक्वेटोरियल बेल्ट पर जो वर्षा होती है, जो वर्षा का नेचुरल पैटर्न होता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? कन्वेंशनल प्रेसिपिटेशन। क्या कहते हैं? कन्वेंशनल प्रेसिपिटेशन। और इसी को दूसरा नाम दिया जाता है कन्वेंशनल, कन्वेक्शनल। क्या होता है? कन्वेक्शनल। कन्वेक्शनल प्रेसिपिटेशन, अर्थात इसको कहते हैं संवहनीय वर्षा। क्या कहते हैं? संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा जो होती है इक्वेटोरियल बेल्ट में होती है और पूरे वर्ष होती है। दोपहर के बाद वर्षा प्रारंभ होती है और फिर समाप्त भी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इधर के थोड़ा वीडियो लंबे हो जा रहे हैं, उसके पीछे रीजन है कि क्वेश्चन की साइज भी थोड़ी लंबी है, पढ़ने में भी टाइम लग जाता है और इसका एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा लंबा हो जाता है। ठीक। व्हाट इज द नेम ऑफ द जोन वेयर ट्रेड विंड कन्वर्ज? उस क्षेत्र का क्या नाम है जहां व्यापारिक पौने अभिसरण करती हैं? तो यहां पर अगर आप ऐसे ग्लोब बनाएं इस प्रकार से, तो यहां पर जो ट्रेड विंड है अर्थात 30 डिग्री नॉर्थ से और 30 डिग्री साउथ, ये मान लेते हैं 30 डिग्री नॉर्थ है और ये 30 डिग्री साउथ है। तो विंड क्या होती है? ऐसे इधर की ऐसे कन्वर्ट ऐसे आती है और इस प्रकार से इधर की भी विंड ऐसे आती है। ये दोनों विंड जहां पर मिलती हैं, दोनों तरफ की जो ट्रेड विंड है जिस बेल्ट पर मिलती है, इस बेल्ट को हम कहते हैं इक्वेटोरियल बेल्ट। क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल बेल्ट। लेकिन चूंकि दोनों तरफ की ट्रेड विंड यहां पर मर्ज होती हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। क्या कहते हैं? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। कि दोनों तरफ की जो ट्रॉपिकल की विंड है एक कन्वर्ज करती है। क्या करती है? कन्वर्ज करती है। तो ऑप्शन क्या लिखा गया है? फॉरेस्ट जोन, ऐसा भी नहीं है। फिर लिखा इंट्रा टेरेस्ट्रियल जोन, ऐसा भी नहीं है। फिर लिखा है इंटर कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस जोन, ऐसा भी नहीं है। फिर क्या है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये ऑप्शन सही है। क्या है? डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन स्कीम ड्राई क्लाइमेट आर सब डिवाइडेड यूजिंग द कैपिटल लेटर यस आर सेमी एरिड रीजन आर स्टेपीज एंड डब्ल्यू फॉर द रीजन। इसका मीनिंग ये है कि अगर यस लेटर है तो यस लेटर किसको डिफाइन करता है? यह स्टेपी रीजन को डिफाइन करता है। तो यहां पर डब्ल्यू लेटर किसको डिफाइन करेगा? यस का तात्पर्य यहां पर है विंटर की समर ड्राई। तो यहां पर समर ड्राई है। क्या है? समर ड्राई है। तो समर ड्राई का तात्पर्य है कि यहां पर ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होती है, शीत ऋतु में वर्षा हो सकती है। डब्ल्यू का तात्पर्य होता है विंटर ड्राई है, अर्थात शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती है, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा हो सकती है। तो डब्ल्यू के मीनिंग पूछ रहा है। ऑप्शन क्या यहां पर लिखा है? कोपेन की जलवायु वर्गीकरण योजना के अनुसार शुष्क जलवायु को अर्ध शुष्क क्षेत्रों के लिए बड़े अक्षर यस या स्टेपी और क्षेत्र के लिए डब्ल्यू का उपयोग करके उपविभाजित किया जाता है। ऑप्शन क्या है? हाईलैंड। हाईलैंड है नहीं। फिर है यहां पर रेगिस्तान, तो रेगिस्तान ही सही है। जो हमारा डेजर्ट एरिया होता है, डेजर्ट को हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। और विंटर ड्राई को हम लोग स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। और वेट को हम लोग कहते हैं क्या? एफ लेटर से डिनोट करते हैं। किससे? एफ लेटर से। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी अच्छा प्रश्न है। द कंसंट्रेट विथ कंस्ट्रक्टिंग रिकॉर्ड ऑफ पास्ट क्लाइमेट एंड क्लाइमेट इवेंट बाय एनालिसिस ऑफ ट्री ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेशली ग्रोइंग रिंग। पेड़ की वृद्धि विशेषताओं विशेष रूप से विकास के छल्ले के विश्लेषण द्वारा पिछले जलवायु और जलवायु घटनाओं के रिकॉर्ड के निर्माण से संबंधित है। इसको कौन सा जो ऑप्शन है ये प्रॉपरली डिफाइन करता है? ऑप्शन क्या यहां पर है? पहला ऑप्शन है बायोलॉजिकल अर्थात बायोक्लाइमेटोलॉजी। बायोक्लाइमेटोलॉजी ऐसा कोई क्लाइमेटोलॉजी होता नहीं, पहला चीज, ये केवल भ्रामक है। कैसे हैं? भ्रामक है। फिर है यहां पर हिस्टोरिकल क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है, ये भी नहीं है। फिर लिखा है भू जलवायु अर्थात जियो क्लाइमेटोलॉजी, तो यहां पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन जो सही है ये है वृक्ष वलय कालक्रम अर्थात डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी। तो डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी के आधार पर ही हम लोग डिफाइन कर पाते हैं कि अतीत के जो क्लाइमेट थे एक किस प्रकार के थे। ऑप्शन यहां पर क्या होगा हमारा? करेक्ट, डी ऑप्शन करेक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहां पर एक अलग टॉपिक है और यह भी इसी में इंक्लूड है। यहां पर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है इंडस्ट्री, उद्योग। अब हम लोग देखते हैं कि उद्योग से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और इससे भविष्य में भी कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ऐसा हम लोग ध्यान में रख करके इसको स्टडी करेंगे। तो यहां पर क्वेश्चन क्या लिखा गया है इसको ध्यान से देखें। और यहां पर क्वेश्चन है बिफोर द राइज ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिस्टम इंडियन एक्सपोर्ट कंसिस्टेड चीफली ऑफ मैन्युफैक्चरर लाइक्स। मीनिंग क्या है? आधुनिक औद्योगिक प्रणाली के उदय से पहले भारतीय निर्यात में मुख्य रूप से जैसे निर्माण शामिल था। तो ये बात कब की कर रहा है? ध्यान रखिएगा, कह रहा है आधुनिक औद्योगिक प्रणाली के उदय से पहले, ठीक, प्री इंडस्ट्रियल फेज की बात कर रहा है। अर्थात जहां पर बहुत सारे वर्क मैनुअल होते थे। कैसे होते थे? मैनुअल होते थे। तो क्या यहां पर इलेक्ट्रिकल था? इलेक्ट्रिकल तो एक प्रकार से यह मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ना, तो था नहीं। फिर केमिकल, केमिकल भी एक प्रकार से मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ही दायरे में आता, तो ये भी नहीं है। हल्की मशीनरी, ये भी नहीं है। तो आंसर क्या होगा? सूती और रेशमी वस्त्र, ये हमारे ट्रेडिशनल कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग के प्रमुख सेंटर थे और यही हमारा प्री इंडस्ट्रियल फेज का क्या है? निर्यात का प्रमुख साधन भी था। तो आंसर इसका हो जाएगा क्या? टी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सब्सिडरी ऑफ सॉयल दैट इज लोकेटेड अलोंग द कोलकाता आसनसोल रेलवे लाइंस। यहां पर सेल अर्थात एक कंपनी है, किस सहायक कंपनी की पहचान कीजिए जो कोलकाता आसनसोल रेलवे लाइन के किनारे स्थित है। यहां पर ऑप्शन क्या क्या लिखा गया है? पहला है ESL स्टील लिमिटेड, दूसरा है जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, तीसरा है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी और चौथा है टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट। तो आपको इंडस्ट्री के नाम याद करने ही पड़ेंगे, इसके लिए कोई और आपके पास ऑप्शन नहीं है। हाँ, याद करने का जो सबसे बेहतर आपके पास तरीका है, पुस्तक अवेलेबल है तो बुक को आप प्रेफर करें, साथ में आप एटलस को भी प्रेफर करें। एटलस यहाँ पर बेसिकली हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल होते हैं ऑक्सफोर्ड के, तो आप जो भी आपको बेहतर लगे आप उस ऑक्सफोर्ड को क्या करें? प्रेफर करें और मैपिंग को थोड़ा क्लियर करें। मैपिंग में इन इंडस्ट्री के लोकेशन को डिफाइन किया गया है। तो यहां पर इस पर्टिकुलर प्रश्न का जो आंसर होगा ये हो जाएगा सी, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी अर्थात IISCO ही का जो कह सकते हैं लोकेशन है, ये कहां पर है? यह कोलकाता आसनसोल रेलवे लाइन के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है विच इज द फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इन पब्लिक सेक्टर इन इंडिया। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है? यहां पर क्या लिखा गया है? द विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड, सेकंड है राउरकेला स्टील प्लांट, तीसरा है सलेम स्टील प्लांट और चौथा है यहां पर इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। तो आंसर जो इसका करेक्ट है वह है राउरकेला, जो कहां पर है? उड़ीसा में। कहां पर है? उड़ीसा में। या प्रथम, ध्यान रखिएगा कैसा है? भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र है। तो इसके बारे में खूब प्रश्न पूछा जाता है और ये कहां पर है? राउरकेला में है, जो कहां पर है? उड़ीसा में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या यहां पर है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। यहां पर ऑप्शन क्या क्या लिखा गया है, 1963, 1981, 1967 और 1972। तो यहां पर एक ही ऑप्शन सही है और वह 1967। क्या है, 1967 में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना की गई थी। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन और इस एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यानपूर्वक हम लोग देख करके आंसर देंगे। क्या है, वेयर डिड IISCO इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी सेट अप इट्स फर्स्ट फैक्ट्री, कहां पे की गई थी, इसके बारे में हम लोग इसी में 2-3 प्रश्न पहले देखे हैं। अभी यहां पर लिखा है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहां स्थापित किया था। यहां पर ऑप्शन क्या क्या लिखा गया है, हीरापुर है, रुड़की है, जमशेदपुर है और भिलाई है। तो यहां पर जैसा आप देख रहे हैं जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा हीरापुर। क्या हो जाएगा, हीरापुर, जो आपको कहां मिलता है, तो आसनसोल कोलकाता वाली जो रेलवे लाइन है उसी के पास ये मिलता है, जिसका नाम क्या है, हीरापुर। यहीं पर इसकी स्थापना की गई है। तो आज का एपिसोड यहीं पर हम लोग कंप्लीट करते हैं और हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।